आवाज जा रहा है क्लियर? हेलो हेलो। तो CWT इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को स्वागत है। ये जो डेमो क्लास एक सप्ताह से चल रहा है, उसमें आज चौथा दिन है। इसमें इसका सारा सिलेबस बता दिया गया है और मैथ फर्स्ट पीरियड होगा। इसके बाद जो है इंजीनियरिंग का क्लास स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग देखेंगे आगे जो पढ़े थे उसके बाद का हम कहाँ तक इसमें देख लिए थे। हम लोग इसका सारा सिलेबस मैथ का देख चुके हैं। कौन कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आता है, अगर जो नहीं देखे हैं तो इसको नोट कर लें। इसके बाद ये सारा चैप्टर हम लोग पहले से देख चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं संख्या प्रणाली, भारतीय संख्या प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, कॉमा का उपयोग, रोमन संख्या लिखने का नियम, जातीय मान, स्थानीय मान, विस्तारित रूप, संक्षिप्त रूप, सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो संख्याएं हैं उसके प्रकार भी हम लोग देख चुके हैं कि प्राकृत संख्या होती है क्या, लिंक गया हुआ है। लिंक जो है कौन, अमन कुमार जो बोल रहे हैं उसका, वो तो ज्वाइन है। तो जो है देखते हैं कि ये प्राकृत संख्याएं हो गया था, पूर्ण संख्या भी पढ़ लिए थे, पूर्णांक हो गया था, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, संयोज्य संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में जो जरूरी चीज़ें हैं वो सब बता दिए थे। समरक नियम हुआ था, गुणा के लिए, जोड़ के लिए क्रम विनिमय नियम और गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम भी हो गया था। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे, हमने जो जो पढ़े उसके बारे में बताए। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे बंटन नियम के बारे में कि बंटन नियम क्या है। बंटन नियम में क्या है कि कोष्टक के बाहर वाली संख्या का कोष्टक के अंदर वाली प्रत्येक संख्या के साथ अलग अलग गुणा किया जा सकता है। बंटन नियम में कह रहा है कि जो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का कोष्टक के अंदर वाली प्रत्येक संख्या के साथ अलग अलग गुणा किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं a हैं और गुना b + c हैं, इसको हम
ये कोष्टक को अलग अलग से हम गुना कर सकते हैं। ए को गुना किए बी से तो ए बी हुआ, और फिर ए को गुना किए सी से तो ए सी हुआ। तो इस तरह इसका अगर नियम का पालन करता है तो उसको हम लोग कहते हैं बंटन नियम। कौन सा नियम कहेंगे? बंटन नियम कहते हैं। अब क्या है, जैसे एक और है, जैसे 3 है और 2 + 5 है। अगर बंटन नियम में क्या होगा कि 3 गुना 2, 3 गुना 2, अब प्लस जो है फिर 3 गुना 5। अगर इस तरह का नियम है तो उसको हम लोग बंटन नियम कहेंगे। यानी कोष्टक के अंदर वाली प्रत्येक संख्या को 7 अलग अलग गुना किया जा सकता है। यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं कि 3 को 2 से गुना किए और 3 को 5 से गुना किए, तो इसको हम लोग बराबर आएगा, इसको हम लोग कहेंगे बंटन नियम, या इसी को बोलते हैं वितरण नियम। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि मेरा मोबाइल कहाँ है? तो कट गया, कट गया। सभेश ना, मेरा लॉगिन इसमें है ना। देखिए जा रहा आवाज? तो हम लोग देखेंगे इसमें कि इकाई तत्व, इकाई दहाई जो होता है, इकाई तत्व के बारे में जानेंगे कि गणित की सभी संख्याओं की एक निश्चित और एकल पहचान या मूल होता है। कि गणित की सभी संख्या की एक निश्चित और उसका एक अलग पहचान होता है किसी भी संख्या का। गणित में प्रत्येक संख्या विभिन्न गणितीय संक्रियाओं में भाग लेकर उस संक्रियाओं में अपने स्वयं की पहचान खो देती है। यानी प्रत्येक का अपना पहचान होता है। जैसे 3 है, लेकिन अगर हम किसी से इसको क्रिया करेंगे, मान लेते हैं -2 से, तो वह अपना पहचान -6 हुआ, वह अपना पहचान खो देती है। लेकिन इकाई तत्व वो संख्या होती है जो जोड़ या गुना करने के वक्त कभी भी अपनी पहचान को नहीं खोती है। इकाई तत्व होता है कि अगर हम एक गुना करते हैं तो अपनी पहचान को नहीं खोता है। जैसे जोड़ के लिए हम देखते हैं, जोड़ के लिए शून्य को जोड़ का इकाई तत्व कहा जाता है। जैसे 5 है, अगर हम 5 को शून्य जोड़ते हैं तो 5 ही आएगा, क्योंकि जब हम 0 को किसी दूसरी संख्या के साथ जोड़ते हैं तो योगफल के बाद 0 उस संख्या के मूल या पहचान पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यानी 7 हैं और 7 में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो 7 ही होता है। तो वही कह रहा है कि इकाई तत्व, यानी जोड़ के लिए इकाई तत्व। अब इकाई तत्व मतलब अपनी पहचान को बरकरार कर रखता है। मान लेते हैं 7 है, 7 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वो 7 ही आएगा। उदाहरण के लिए फिर देखते हैं कि 11 है मेरे पास
और उसमें 0 जोड़ दिए तो 11 आया। यहाँ 0 ने योगफल के बाद संख्या 11 के मूल और पहचान पर कोई प्रभाव नहीं डाला। अगर हम 125 हैं और 125 में 0 जोड़े तो 125 हुआ। यहाँ 0 ने योगफल के बाद की संख्या 125 के मूल और पहचान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो समझना है कि अगर 0 को किसी भी संख्या में अगर जोड़ते हैं तो 0 ही प्राप्त, ये वही संख्या प्राप्त होता, अपनी पहचान को नहीं बदलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये था जोड़ के लिए, कि जोड़ के लिए क्या था कि अगर किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। अब गुना के लिए कहते हैं। गुना के लिए अगर हम 5 हैं और उसमें से 1 से गुना करते हैं तो 5 ही प्राप्त होता है, अपनी पहचान नहीं खोता है। तो वही कह रहा, 1 को गुना का इकाई तत्व कहा जाता है। गुना का इकाई तत्व क्या है? तो 1 है। जब हम 1 को, अगर 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 ही प्राप्त होता है। जब हम 1 को किसी दूसरी संख्या के साथ गुना करते हैं तो गुणनफल के बाद उस संख्या का मूल पहचान पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो हम 2 चीज सीखे, ध्यान से बाद में लिखिएगा। समझे क्या कि अगर हम 8 में 0 को जोड़े तो 8 ही प्राप्त हुआ। 8 में 1 को गुना किए तो 8 प्राप्त हुआ। तो मतलब ये समझे कि 1 जो है इसमें इकाई है, इकाई को किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो उतना ही आता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 0 को किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। आगे हैं वही 1 और 0 के बारे में पढ़ेंगे कि 0 की विशेषताएं, 0 की विशेषताएं समझना है कि 0 की क्या विशेषताएं, कि किसी संख्या में 0 को जोड़ने या घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने या घटाने पर उस संख्या के मूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम 8 हैं और 8 में अगर 0 जोड़ दिए तो 8 ही होगा, 8 में 0 घटा दिए तो 8 ही होगा। तो वही है कि 2 में अगर 0 को जोड़े तो 2, 2 में 0 को घटाए 2, 8 में 0 को जोड़े 8, 8 में 0 को घटाए तो 8। तो शून्य की विशेषता क्या है? शून्य की विशेषता यह है, क्या है शून्य की विशेषता? कि अगर हम किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे हैं कि किसी संख्या को 0 के साथ गुणा करने पर गुणनफल के रूप में हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। कि अगर हम 0 को गुणा करते हैं तो वह शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे 8 है, इसको 0 से गुणा किए तो 0 ही प्राप्त होगा। अगर हम 3 से गुणा किए 0 से तो भी 0 आएगा। तो यही समझे कि अगर हम किसी संख्या में, कोई भी यहाँ संख्या है, अगर उसमें जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा, सेम संख्या आएगा। अगर कोई भी संख्या है और उसमें 0 घटाएंगे, क्या घटाएंगे? 0। अगर हम 0 घटाते हैं तो संख्या क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन अगर कोई संख्या है और संख्या में
अगर हम 0 से गुना करते हैं तो 0 प्राप्त होगा। यही मेन पॉइंट ध्यान रखना है। यही हम पढ़ रहे थे 0 की विशेषताएं। 0 की विशेषताएं था कि संख्या में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो सेम संख्या आएगा, अगर संख्या में 0 को घटाएंगे तो सेम संख्या आएगा, और संख्या में 0 को गुना करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। आगे देखते हैं कि किसी संख्या से शून्य को विभाजित करने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। किसी संख्या से शून्य को विभाजित करते हैं, ये जो 0 है और 0 को कोई भी संख्या से विभाजित करेंगे तो शून्य प्राप्त होगा। समझ में आया? अगर संख्या 0 है और इसको हम 10 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यही समझे कि किसी संख्या में शून्य में अगर हम संख्या से भाग देते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। आगे है विभाजिता का नियम। पहले इसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि क्या क्या पढ़े। तो मुख्य रूप से हम लोग पढ़े इसमें कि शून्य की विशेषताएं, कि अगर कोई संख्या है, संख्या में अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 0 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? वही संख्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अगर कोई भी संख्या में अगर 0 घटाएंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगा? वही संख्या प्राप्त होगा। अगर हम 0 हैं, ये कोई संख्या है और 0 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। अगर हम 0 हैं और किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो 0 प्राप्त होगा। यही चीज मुख्य रूप से अभी तक पढ़े। क्लियर है? अब हम अगला टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या है, इसको देखेंगे कि विभाज्यता का नियम हमें यह जानने में मदद करता है कि कोई पूर्ण संख्या किसी अन्य पूर्ण संख्या से विभाज्य है या नहीं है। विभाज्यता का नियम क्या है? विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो वो कटता है या नहीं है। यह बिना दीर्घ विभाजन विधि के किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के गुणनखंड ज्ञात करने का आसान रास्ता है। विभाज्यता का नियम है कि बिना भाग दिए चेक कर लेंगे कि वो संख्या कटता है या नहीं है। विभाज्यता का नियम यही देखना है कि वो संख्या कटता है या नहीं है। तो चेक करेंगे, पहले भाग दे करके तो हम चेक ही कर लेंगे, डिवाइड करके चेक ही कर लेंगे, लेकिन हमको लंबी संख्या है उसको बिना भाग दिए चेक करना है कि कटती है कि नहीं कटती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से विभाज्य। हम लोग देखेंगे कि 2 से विभाज्य क्या नियम है, 2 से कौन सी संख्या कटती है। मैथ का सबसे बेसिक पॉइंट है ये। सामने देखिए कि बेसिक चीज है कि
संख्या कटती है या नहीं कटती है। तो एक संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है यदि उस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। 2 से विभाज्य का नियम क्या है कि इकाई अंक जो हैं अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो समझेंगे कि वह 2 से विभाज्य है। 2 से वही होगा विभाज्य जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, अर्थात अंत में क्या हो, सम संख्या हो। क्या हो, सम संख्या हो। यही ध्यान रखना है कि 2 से विभाज्य वही होगा जिसके अंत में सम संख्या हो, अर्थात 0, 2, 4, 6, 8 हो। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए 6, 4, 2 पूछेंगे 2 से ये कटेगा, 2 से विभाज्य है तो अंत में देखेंगे कि 2 हैं, अंत में 2 हैं तो इसका मतलब है कि 2 से विभाज्य है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो विभाज्य होगा। जैसे 7, 5, 4 अंत में 4 है, इसका मतलब यह 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। आगे देखते हैं, ये 2 से विभाज्यता का नियम था। हम देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम कि एक संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होती है यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी जो संख्या दिया हुआ है उसके कुल अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 हैं, 5 और 4 हैं, तो ये दोनों मिला करके कितना हो रहा है, 5 और 4 मिला करके 9 हो रहा है। 9 हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा, इसका मतलब है कि ये 54 भी 3 से कटेगा। यानी कुल अंक जैसे 6, 7, 0, 2, 1, क्या ये 3 से कटेगा? यस या नो? कमेंट में बताएं। क्या ये 3 से कटेगा? कमेंट में लिखें यस या नो। शशि एक बोल रहे हैं, साम्या राज नो, अमन नो, नहीं कटेगा। तो चेक करते हैं कि 7 6 13, 13 2 15 और 1 16, 16 जो 16 आया ये 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। एक और देखते हैं, क्या यह 3 से विभाज्य होगा? बताएं, 3 से विभाज्य होगा या नहीं? अंकुश कुमार, 3 से विभाज्य होगा? तो ये देखते हैं कि ये जो है जोड़ करके 6 2 8 और 1 9 आता है, और 9 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 तिया 9, 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए, दूसरा देखते हैं, क्या ये 2 से विभाज्य है? हम पूछ रहे हैं 2 से विभाज्य है? 2 से विभाज्य है? तो 2 से विभाज्य है तो हाँ 2 से विभाज्य है। इसका कारण क्या है कि अंत में
4 है, सम संख्या है, इसलिए यह 2 से विभाज्य है। अब पूछेंगे क्या यह 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य, बताएं, लिखे कमेंट में, 3 से विभाज्य है या नहीं? तीन से विभाज्य है या नहीं? तो देखते हैं कि ये 3 से विभाज्य का नियम होता है कि कुल अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो 5 2 7, 7 6 13 और 13 4 17, और 17 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब है कि ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। ये विभाज्यता का नियम है। तो अभी 3 का विभाज्य देखें, 2 का विभाज्य देखें। अब आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्य होगा या नहीं होगा? 4 से विभाज्य होगा या नहीं होगा? तो देखना है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है। विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यानी अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे हम लिखे 624, तो पूरा देखना नहीं है, अंतिम 2 अंक देखना है। तो अंतिम 2 अंक 24 हैं, वह 4 से विभाज्य है, इसलिए वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। क्लियर है? 4 से विभाज्य। अब देखेंगे 7 3 2 0, तो अंतिम 2 अंक देखना है। अंतिम 2 अंक कितना है? 20। तो 20 जो है वह 4 से विभाज्य है, इसलिए अगर ये दोनों 4 से विभाज्य हैं तो ये पूरी संख्या जो होगा वह 4 से विभाज्य है। अब यही पूछेंगे क्या यह 2 से विभाज्य है? तो 2 से विभाज्य है या नहीं? तो देखेंगे कि अंत में 0 2 4 6 8 हो, तो अंत में 0 है, इसका मतलब 2 से विभाज्य है। फिर देख रहे 3 से है कि नहीं है? तो 7 3 10, 10 2 12, 12 जो है 3 से कट रहा है, इसका मतलब यह 3 से भी विभाज्य है। तो 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, और क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, इसका मतलब ये 4 से भी विभाज्य है। 2 से भी है, 3 से भी है, और 4 से भी। तो अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। क्लियर है कि एक संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होती है यदि उस संख्या के आखिरी 2 अंक, आखिरी जो 2 अंक हैं, अंतिम जो 2 अंक बनी हैं, वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं 5 से विभाज्य का नियम। ये बेसिक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा प्रत्येक साल नवोदय में पूछता है, इसलिए इसको सही ढंग से देखना है कि 5 से विभाज्य का क्या नियम है। एक संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कहने का मतलब वही संख्या 5 से विभाजित होती है यदि उस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो।
यानी कहने का मतलब इकाई अंक, कहने का मतलब अंत में 0 या 5 हो। अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अंत में क्या होना चाहिए? 0 या 5। जैसे लिखे 6 4 2 0, तो अंत में 0 है, इसका मतलब यह 5 से विभाज्य है। 6 7 3 5, अंत में 5 है, इसका मतलब यह संख्या 5 से विभाज्य है। संख्या कितना बड़ा क्यों ना हो, हमको अंतिम अंक देखना है कि अंत में अगर 0 है या 5 है तो समझेंगे कि वह संख्या 5 से विभाज्य है। आगे देखते हैं 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य एक संख्या जो 6 से विभाज्य होती है, यदि वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो, जो 2 और 3 से विभाज्य हो वही संख्या 6 से विभाज्य होती है। जैसे मान लेते हैं 56, तो 56 क्या है कि अंत में 6 है, ये 2 से भी विभाज्य है, और इसको जोड़ते हैं कुल अंकों का योग 11 होता है। 11 जो है 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, तो 2 से कट रहा है और 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब यह 6 से विभाज्य नहीं है। अगला हम लिखते हैं 5 3 1, क्या यह 6 से विभाज्य है? बताएं कमेंट में। 6 से विभाज्य है? बोलिए। 5 3, इसमें अंत में 2 है, अंत में 1 है, अंत में 1 है, इसका मतलब यह 2 से विभाज्य नहीं है। और 5 2 से विभाज्य नहीं है। और 5 3 8 और 8 1 9, यह 3 से विभाज्य है, तो 2 से नहीं कट रहा है और 3 से कट रहा है, इसका मतलब यह विभाज्य 6 से नहीं है। 6 से विभाज्य कौन होगा? जो 2 और 3 से विभाज्य हो। समझ में आ रहा है सबको? तो आगे देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 की भाज्यता का नियम, इसके लिए कई चरणों में देखना पड़ता है कि यदि दी हुई संख्या के अंतिम अंक के 2 गुना को बाकी बचे हुए अंकों से बनी संख्या से घटाएं। जो संख्या है उसका जो अंतिम अंक है उसके 2 गुना कर देंगे, और जो अंक बचा है उसको घटा करके हम चेक करते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप है कि जांच ये कि चरण 1 में प्राप्त घटाव संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। यदि हो तो दी गई संख्या 7 से विभाज्य है, यदि घटाया हुआ संख्या 7 से विभाज्य से बड़ी हो, या फिर 1 को तब तक दोहराएं जब तक कि घटाव संख्या 7 से विभाजित ना हो जाए। इस तरह से हम चेक करेंगे। जैसे हैं, अगर हम 7 से एक संख्या भाग देते हैं पहले,
ये या 63 है, तो 63 को क्या करेंगे कि सबसे लास्ट वाली संख्या 2 है और इसको दुगना कर देंगे, तो इसमें घटा दिए कितना आया, 6 आया। घटाने के बाद 0 आया, तो 0 आए या फिर उसका 7 का गुणज हो तो भी 7 से विभाज होगा। जैसे और मान लेते 343 है, 343 है तो अंत में कितना है, 3 है, तो 34 में कितना घटाएंगे, दुगना, इकाई का दुगना, तो 3 दूनी 6, तो कितना हो गया, ये 34 में कितना आया, 28 आया, 28 आया, और 28 को हम 7 से भाग देंगे तो कट रहा है ना। इसका मतलब 343 क्या होगा, विभाज होगा। जैसे मान लेते हैं 7 8 2 4 है, तो क्या करेंगे कि ये जो 4 है, 4 दूनी 8, 8 को इसमें घटा दिए तो आ गया 12, 12 में 8 गया 4, ही बचा कितना, 7, और ये बचा फिर 7, और फिर इसको हम 4 से गुना किए तो 4 दूनी 8, इसमें फिर 8 घटा दिए तो कितना आया, 17 में 8 गया 9, ये बचा 69, 69 जो है 7 से कटेगा, 69 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब यह संख्या 7 से विभाज नहीं होगा। यानी कई 7 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो संख्या रहेगा, जैसे 5 6 2 3 है, तो ये जो संख्या है उसके अंतिम अंक को दुगना करेंगे और दुगना करने के बाद इसमें घटा देंगे, और घटाने के बाद जो संख्या आएगा फिर लास्ट वाला उसमें दुगना करके घटाएंगे। समझ में आ रहा है? और यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक 7 से विभाज ना हो जाए। अगर लास्ट में भी 7 से विभाज नहीं होता है तो वह संख्या 7 से नहीं होगा। अगर 7 से विभाज हो जाता है या 0 आ जाता है तो वह संख्या 7 से विभाज है। तो आगे देखते हैं 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता का नियम क्या है? 8 बजने तो देखना है कि 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि अंतिम 3 अंक देखना है। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज हो तो वह संख्या 8 से विभाज होगी। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज हो, इधर ध्यान दो, यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज हो तो वह संख्या 8 से विभाज होगी। जैसे मान लेते हैं 6876, इसको अंतिम 3 अंक देखिए, यहां से अगर ये 8 से कट रहा है तो समझ जाएंगे कि ये पूरी संख्या 8 से विभाज है। जैसे मान लेते हैं ये संख्या दिया हुआ है तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको हम भाग दे करके देखेंगे, अंतिम 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंक अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज हैं तो ये संख्या विभाज हो जाएगी, अगर नहीं है तो विभाज नहीं होगा। तो ये हुआ 8 से विभाज्यता का नियम।
अगला देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम कि अंतिम 9 से विभाज्यता का नियम है कि कुल अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होता है। कि कुल अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लेते हैं 6 4 2, ये 9 से विभाज्य होगा। देखना है कि 6 4 10, 10 2 12, 12 जो है 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये जो है 9 से विभाज्य नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, क्या यह 9 से विभाज्य है? एस या नो लिखें। क्या 9 से विभाज्य है? तो ये 7 2 9 9 3 12, 12 आ रहा है। इसका मतलब 9 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब यह 9 से विभाज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं 6 0 2 3 7, क्या यह 9 से विभाज्य है? बताएं तेजी से। तो जोड़ के आता है 6 2 8, 8 3 11, 11 7 18। 18 जो है 9 से विभाज्य है। इसका मतलब ये जो संख्या है वह 9 से विभाज्य होगा। तो आज 9 तक विभाज्यता का नियम हुआ। एक और है 10 से विभाज्य है या नहीं। तो ये सबसे आसान है कि अंत में 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होगा। अंत में 0 हो तो 10 से विभाज्य होगा। तो देखना है कि 6 7 3 2 0, तो अंत में 0 है। इसका मतलब है कि यह 10 से जो है विभाज्य होगा। तो आज जो है मैथ का क्लास समाप्त किया जाता है। फिर इसके बाद जो है रीजनिंग का क्लास है। कल जो है कल फिर ये क्लास रहेगा इसी टाइम। और कल एक ऑफर है, बेहतर ऑफर, जो इसमें ज्वाइन करेंगे उसके लिए कल एक बेहतर ऑफर रहेगा इस कोर्स के बारे में। इसलिए कल जो है अवश्य ज्वाइन करें। एक विशेष ऑफर है, विशेष प्राइज कल मिलने वाला है, इसलिए कल ज़रूर ज्वाइन करें। कल का जो टाइम है मैथ का इसी टाइम है। अब कुछ देर के बाद 5 मिनट के बाद आपका रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होगा। बस आज का क्लास इतना है।